गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज सारिका और आज हम पढ़ने वाले हैं समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व का सेकंड पार्ट। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था इसी चैप्टर का जो पार्ट 1 था वो देखा था। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि जो इराक है उसने किस प्रकार से कुवैत को अपने कब्जे में किया और साथ ही फिर खाड़ी युद्ध हुआ। इसके बाद हमने देखा सूडान और अफगानिस्तान पर अमेरिका ने किस कारण से मिसाइल हमले करवाए। साथ ही हमने देखा कि अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन में किस प्रकार से अलकायदा ने हमला किया। साथ ही हमने देखा था कि कौन कौन से अभियान आतंकवाद को समाप्त करने के लिए चलाए गए थे। इसके साथ हमने देखा था कि जो द्वितीय खाड़ी युद्ध हुआ था वो किस कारण से हुआ था, क्या क्या उसके परिणाम रहे। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। आज के हम वीडियो में देखेंगे कि वर्चस्व क्या है। ठीक है, उस वाली वीडियो में भी हम समझ चुके थे, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि अगर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि वर्चस्व को अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो हम कैसे लिखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि सैन्य वर्चस्व क्या है अमेरिका का, किस प्रकार से उसका पूरा विश्व में सेना फैली हुई है, उसका आर्थिक प्रभाव कैसा है विश्व में, उसका सांस्कृतिक प्रभाव कैसा है और आने वाले टाइम में, ठीक है, आने वाले टाइम में अमेरिका के वर्चस्व में कोई रुकावट है या नहीं, ये भी हम देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि भारत और अमेरिका के संबंध कैसे हैं और किन कारणों से उनमें मित्रता है, वो कितना एक दूसरे को आयात निर्यात करते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड जो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो किस प्रकार से आएंगे। तो एक क्विक रिव्यू हम करेंगे लास्ट में। तो चलिए हम देख लेते हैं इस पार्ट का इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हम वर्चस्व। वर्चस्व का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्चस्व का मतलब है अपना प्रभाव या अपनी ताकत को दिखाना। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर आपके क्वेश्चन आता है कि वर्चस्व का अर्थ समझाइए, साथ ही अमेरिका के सैनिक वर्चस्व, उसके ढांचागत वर्चस्व, सांस्कृतिक और आर्थिक वर्चस्व को समझाइए, तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, वो हम पहले देख लेते हैं। या आपके 2-2 नंबर में सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है कि वर्चस्व का अर्थ समझाइए। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन कैसे पुटअप हो सकता है। तो लिखेंगे आप कि वर्चस्व का मतलब किसी व्यक्ति, समूह, देश या संगठन। ठीक है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, आप अपने गांव में देख लीजिए, आपके आस पड़ोस में देख लीजिए, हर कोई क्या चाहता है, अपना प्रभाव, अपनी ताकत दिखाना चाहता है। ठीक है, समूह, देश या संगठन द्वारा दूसरे पर अपना प्रभाव या ताकत या इसी को आधिपत्य भी कहते हैं, उसको स्थापित करना ही क्या है, वर्चस्व है। ठीक है, ये कुछ भी अगर पूछा जाए कि अमेरिका किस प्रकार से पूरे विश्व में अपना प्रभाव छोड़ता है, तो भी उसका मतलब क्या है, वर्चस्व से मतलब है। ठीक है, यानी इसका कुल मिला के अर्थ ये हो गया कि कोई भी व्यक्ति या समूह या वो देश भी हो सकता है या संगठन जब दूसरे पे अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता है तो वो क्या है, वर्चस्व है। ठीक है, वर्चस्व के लिए हेजेमनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके प्रोनाउंसिएशन हर देश में अलग प्रकार से होते हैं। कहीं पर इसे हेगेमनी शब्द कहा जाता है, कहाँ पर इसे हेजेमनी शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो वर्चस्व के लिए हेजेमनी शब्द का प्रयोग किया जाता है, पहले वर्चस्व शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था। अगर हम देखें प्राचीन यूनान में, ठीक है, प्राचीन यूनान की हम बात करें तो इस शब्द का प्रयोग किया जाता था, इस हेजेमनी शब्द का प्रयोग यूनान में किया जाता था। तब इसका जब प्रयोग किया जाता था तो एक शहर था वहाँ पर, उसे राज्य कह सकते हैं हम, एथेंस नाम का एक राज्य था, उसके लिए हेजेमनी शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसके पीछे कारण था कि जो एथेंस राज्य है यूनान का, ये अन्य राज्यों की तुलना में इसकी सैन्य शक्ति काफ़ी मजबूत थी
काफ़ी बड़ी थी, साथ ही इसमें जो राजनीतिक गतिविधियां थी वो अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो इसीलिए यूनान में जो आधिपत्य होता था, जो प्रभाव होता था, वो किसका होता था? एथेंस राज्य का होता था। तो एथेंस राज्य के लिए हेजेमनी शब्द का प्रयोग तब किया जाता था। चलिए, अगर आज की राजनीति की हम बात करें, समकालीन विश्व में राजनीति की हम बात करें, तो यही शब्द हेजेमनी शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं किस देश के लिए? अमेरिका के लिए। ठीक है, वर्चस्व शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है? अमेरिका के लिए किया जा सकता है। तो आप इस प्रकार से इसको लिखेंगे अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। इसके साथ ही अगर आप एग्जाम्पल भी देना चाहेंगे, आपने अपने आस पड़ोस में किस प्रकार से देखा है कि लोग किस प्रकार से अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं, तो आप एक शॉर्ट एग्जाम्पल में भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं हम कि अमेरिका जो है उसने किस प्रकार से अपना सैन्य वर्चस्व पूरे विश्व में फैला रखा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो अमेरिका की रीढ़ की हड्डी, आप जानते हैं जो मनुष्य है उसकी रीढ़ की हड्डी क्या है? पूरे शरीर को बैलेंस करके रखी है। अगर वही खराब हो जाएगी तो वो कैसे अपना बैलेंस बनाएगा, कैसे चल पाएगा? ठीक है, तो अमेरिका की जो रीढ़ की हड्डी है वो उसकी सैन्य शक्ति है। ठीक है, क्या है? सैन्य शक्ति है। क्योंकि अगर आप और देशों की बात करेंगे तो अमेरिका की जो सैन्य ताकत है वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी है, क्योंकि उसके पास जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, वो बहुत एडवांस तकनीक है। ठीक है, आपने देखा है कि अभी हम रफाल लेके आए हैं भारत में। ठीक है, उसकी जनरेशन क्या है? 4.5 जनरेशन का रफाल है। लेकिन अमेरिका के पास 5 जनरेशन के भी क्या हैं? हथियार हैं। यानी उसके पास जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा है, उसके सैन्य शक्ति में शामिल है जो। ठीक है, और वो अपने घर में बैठ के, अमेरिका अपने देश से ही दुनिया में कहीं भी निशाना लगा सकता है। यानी वो घर बैठे ही अपने दुश्मन को उसी के देश में जाके क्या कर सकता है? मार सकता है। कैसे? वो हम देखेंगे। यहाँ पर मैंने विश्व का मैप बनाया हुआ है, वर्ल्ड मैप है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक आइडिया देने के लिए बनाया है कि अमेरिका ने किस प्रकार से अपने सैन्य वर्चस्व को पूरे विश्व में फैला रखा है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे जो ग्रीन कलर से करा है ये उत्तरी कमान है। यूएसए की क्या है? ये उत्तरी कमान है। यानी अमेरिका की जो सैन्य कमान है वो कौन सी है? उत्तरी कमान है। ठीक है, यहाँ पे ऑरेंज कलर से दिखाया है, ये अमेरिका की दक्षिणी कमान है। ठीक है, यानी अमेरिका की सेना यहाँ भी फैली है, किस नाम से? दक्षिणी कमान से। यहाँ उसका अपना देश है, किस नाम से? उत्तरी कमान से। अब आप देखिए, अमेरिका यहाँ है लेकिन उसका क्या है? आधिपत्य पूरे विश्व में है, साथ ही साथ पूरे महासागरों में है। ठीक है, कैसे? देखिए, यूएसए की यूरोपीय कमान, अब यूरोप में भी क्या है? उसकी सैन्य कमान स्थापित है। यहाँ पर छूट जाता है उसका सेंट्रल पार्ट। ठीक है, सेंट्रल में कौन कौन आ जाते हैं? जैसे मिडिल एशिया हो गया, हाफ इंडिया हो गया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया आधा। ठीक है, तो ये इसका क्या है? केंद्रीय पार्ट है। 5वीं इसकी जो कमान है सैन्य ताकत की वो है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। यहाँ पे इंडिया हो गया, चाइना हो गया और बाकी जो भी आसियान कंट्रीज़ हैं ये सब इसकी क्या है? इसकी पैसिफिक कमान है। ठीक है, साथ ही महासागर भी इसने अपने साथ ले रखा है, महासागर में भी अब जग अपना कब्जा कर रखा है। तो अमेरिका की पैसिफिक कमान है ये। ठीक है, तो अमेरिका ने अपनी 5 सैन्य कमानों के द्वारा पूरे विश्व में अपनी सेना का जाल फैलाया हुआ है। ठीक है, आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि अमेरिका की उत्तरी कमान है, अमेरिका की दक्षिणी कमान सेना में, अमेरिकी की यूरोपीय कमान, अमेरिकी केंद्रीय कमान और अमेरिकी पैसिफिक कमान। ठीक है, तो सारे महासागरों में और सारा जो विश्व है यहाँ पर अमेरिकी सेना का कमान है। ठीक है, और साथ ही अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के पास बहुत घातक हथियार हैं और जिनके पास नई नई टेक्निक्स हैं। ठीक है, नई नई टेक्निक्स हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि अमेरिका का जो वर्चस्व है वो सैन्य मामले में बहुत ज़्यादा है। अब किस प्रकार से? मैंने आपको विश्व मैप में समझा दिया है कि उसने पूरे विश्व में अपनी सेनाओं का जाल किस प्रकार से फैलाया हुआ है।
ठीक है, किस प्रकार से उसने अपनी सेनाओं का जाल पूरे विश्व में फैला रखा है। इसीलिए कोई भी देश अमेरिका के साथ कभी भी युद्ध कर नहीं चाहता, वो सोच भी नहीं सकता है कि वो अमेरिका के साथ क्या करेगा, युद्ध करेगा। अब हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि क्यों कोई सोच नहीं सकता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, मैंने एक डायग्राम बनाए हैं, इसके माध्यम से देखते हैं कि क्यों कोई भी नहीं सोचता है कि वो अमेरिका से कभी युद्ध कर पाएगा, और करेगा तो कोई संभावना नहीं है कि वो जीत पाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब अमेरिका के नीचे 12 ऐसे देश हैं जो क्या करते हैं कि अपनी सैन्य क्षमता पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं अपनी सैन्य क्षमता पर। अब आप देखिएगा, ठीक है, ये अमेरिका है, ठीक है, ये पूरा अमेरिका है, और अमेरिका जो है वो अपनी सैन्य क्षमता यानी अपनी सेना पर खर्च करता है 460 अरब डॉलर। ठीक है, कितना करता है, 460 अरब डॉलर। ये अमेरिका केवल अपने सैन्य क्षमता पर करता है, सैन्य खर्चा उसका अपना ये होता है, कितना, 460 अरब डॉलर। अब आप देखिए, अमेरिका के बाद 12 ऐसे देश हैं, देख लेते हैं कौन कौन से। ठीक है, आपको पता चल जाएगा, वरना हर कोई बोलता है चाइना बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, तो अभी पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आप देखें तो अमेरिका के नीचे 12 देश यानी जो इसके बाद इन्वेस्ट करते हैं अपनी फोर्स पे, सेना पे, अमेरिका ने करा है। यहाँ पे पूरा आप डायग्राम में देख रहे होंगे, तो ये जो पर्पल कलर है, अमेरिका पूरा अपने सैन्य पे व्यय कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे अमेरिका के बाद चीन खर्चा करता है, फिर रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन। ठीक है, ये 12 देश हैं जो सैन्य खर्चा करते हैं अपने देश में। अब देखिए, आप इन 12 देशों का जो टोटल होता है वो कितना होता है, 450 अरब डॉलर। अमेरिका का कितना हो रहा था, 460 अरब डॉलर। तो यहीं पर आप देखिए कि 12 देश मिलाकर भी अमेरिका के बराबर अपनी सेना पर खर्च नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अमेरिका की सेना से टक्कर लेना कोई आसान बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप इन 12 देशों में देखिए, सबके नाम आपने सुने हैं और सब बहुत अच्छे देश हैं। ठीक है, इनमें कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कमज़ोर देश है, लेकिन फिर भी अमेरिका के सामने उनकी ताकत को आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो था अमेरिका का सैन्य वर्चस्व। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसे डायग्राम के थ्रू भी और अच्छे से लिख के भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अमेरिका के आर्थिक प्रभाव या आर्थिक वर्चस्व की। ठीक है, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो अमेरिका की इकोनॉमी है, उसकी जो अर्थव्यवस्था है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, कौन सी अर्थव्यवस्था है अमेरिका की, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर हम देखें पूरी अर्थव्यवस्था, जो विश्व की अर्थव्यवस्था होती है, उसमें अमेरिका का जो परसेंटेज है वो 24% है। ठीक है, 24% है। बाकी बची 215, लगभग 215 देश, उन सब की जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी है, 76% है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1% भी सबकी नहीं है। ठीक है, अगर मोटा अनुमान लगाया जाए तो पूरे विश्व में जो अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी है जीडीपी का, टोटल जीडीपी का, तो वो कितना है, 24% अमेरिका का है। अब पूरे विश्व में व्यापार की बात होती है कि पूरे विश्व में व्यापार कितना होता है, तो उसका अकेला 14% हिस्सेदारी अमेरिका की है। ठीक है, बहुत ध्यान देने वाली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अमेरिकी इकोनॉमी को समझने के लिए। ठीक है, तो विश्व की कुल अर्थव्यवस्था का 24% और विश्व के कुल व्यापार का 14% हिस्सेदारी, परसेंटेज किसकी है, अमेरिका की। चलिए, ये तो थी अमेरिका की इकोनॉमी। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो अमेरिका है उसकी अर्थव्यवस्था केवल अपने लिए है। कुछ कुछ चीज़ों में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है, अमेरिका की जो पॉलिसी है, वो सार्वजनिक वस्तुओं पर भी देखने को मिलती है। ठीक है, विश्व स्तर पर, कहाँ, पूरे विश्व में सार्वजनिक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के आधार पर भी दिखती है, जैसे शुद्ध हवा, पानी, ये सब
चीज़ों के लिए अमेरिका क्या करता है कि ये सब को क्या हो, उपलब्ध हो। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि किस किस आधार पर हम माने कि अमेरिका ने विश्व स्तर पर सार्वजनिक वस्तुओं का उपयोग करने के लिए पूरे विश्व को दिया है। ठीक है, मौका पूरे विश्व को दिया है। पहला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, समुद्री व्यापार मार्ग। ठीक है, सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, आपको पता है कि जो समुद्री व्यापार मार्ग हैं वो पूरे विश्व को एक साथ जोड़ते हैं। ठीक है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाना हो तो किस रास्ते जाते हैं, सब समुद्र के रास्ते। अपना कोई भी माल ले जाना हो, कोई भी वस्तुएं ले जाना हो तो बड़े बड़े पानी के जहाज़ों में उसको ले जाया जाता है। और किस मार्ग से, समुद्री व्यापार मार्ग से। ठीक है, इसका प्रयोग क्या करते हैं, सभी देश करते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो माना कि जो समुद्री व्यापार मार्ग है उसमें दबदबा किसका है, अमेरिका का दबदबा है। क्यों है, मैंने आपको पहले पीछे भी बताया कि जो सैन्य कमाने हैं अमेरिका की, चाहे लैंड हो चाहे ओशंस हो, इन सब में क्या है, अमेरिका ने पूरा अपना वर्चस्व फैलाया हुआ है। लेकिन फिर भी वो समुद्री व्यापार के लिए सबको मार्ग देता है। साथ ही अगर आप देखेंगे वो समय समय पर अपने नियम कानून बदलता रहता है इन समुद्री व्यापार मार्गों के लिए। उसको वो चलाता अपने हिसाब से है लेकिन उपयोग सभी कर सकते हैं। ठीक है, उसके टैक्स क्या हैं वो सब बदलते रहते हैं टाइम टाइम पर। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, सार्वजनिक वस्तुओं का इंटरनेट। इससे आप सब वाकिफ हैं कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट ही ऐसा है जिसने पूरे विश्व को एक दूसरे से जोड़ा हुआ है। कोई भी घटना कहीं पर भी हो रही हो, आपको वीडियो इंटरनेट के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से पता चल जाता है। यानी इंटरनेट ने पूरे संसार को एक साथ जोड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो इंटरनेट की देन है वो किसकी है, अमेरिका की है। ठीक है, अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना की देन है। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बन सकता है। जब इंटरनेट की जो इंटरनेट परियोजना है इसकी शुरुआत की थी अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना ने 1950 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज अगर आप देखेंगे तो पूरा विश्व इंटरनेट का उपयोग कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो इंटरनेट होता है वो पूरा वैश्विक तंत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, ग्लोबल सिस्टम जो होता है उस पर निर्भर करता है कि क्या करें। इंटरनेट के लिए उपग्रह छोड़ने पड़ते हैं। उससे क्या होता है, इंटरनेट की जो सुविधा है वो सबको उपलब्ध होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं इंटरनेट के लिए वो किसके हैं, अमेरिका के हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, अमेरिका के हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो माना कि वो सार्वजनिक वस्तुओं का प्रयोग सभी कर रहे हैं, चाहे वो समुद्री व्यापार मार्ग हो चाहे वो इंटरनेट हो, लेकिन इनडायरेक्टली इससे बेनिफिट किसको हो रहा है, अमेरिका को हो रहा है। ठीक है, तो उसकी इकोनॉमी क्या होती जा रही है, स्ट्रांग होती जा रही है। जब उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, उसका एक और उदाहरण हम देख लेते हैं कि क्षेत्र होते हैं जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, यानी जहाँ से रॉ मटेरियल निकलता है, कच्चा माल निकलता है, या सेकेंडरी जब कंपनियों में कोई भी रॉ बनता है, कोई भी प्रोडक्ट, या सेवा का क्षेत्र जो होता है कंप्यूटर से रिलेटेड। ये तीनों जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पर अमेरिका की कंपनी जरूर होती है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर अमेरिका की कंपनियां नहीं हों। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि विश्व की 3 पहले नंबर की जो कंपनियां होती हैं उनमें अमेरिका का नाम जरूर होता है। ठीक है, यानी सारे क्षेत्रों में अमेरिका की कंपनी होती हैं और टॉप 3 जो कंपनी होती हैं उनमें अमेरिका का नाम जरूर होता है। ठीक है, अमेरिका का नाम क्या होता है, उनमें जरूर आता है। तो इसीलिए क्या है, ये उसकी इकोनॉमी को दिखाता है कि उसकी जो इकोनॉमी है वो कितनी मजबूत है। लेकिन इकोनॉमी के मामले में अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे अगर चाइना को, इंडिया को, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इसको आने वाले टाइम में
कुछ चेंजेस ला सकता है। ठीक है, इतनी जल्दी नहीं, लेकिन आने वाले काफ़ी समय के बाद यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था में नंबर है वो आगे पीछे हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए अमेरिका का जो वर्चस्व है वो आर्थिक आधार पर भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं ढांचागत ताकत की, जो स्ट्रक्चरल पावर है इसकी वो कैसी है। ठीक है, ये 2 नंबर में लिखने के लिए भी आ सकता है, या सैन्य ताकत या आर्थिक ताकत के साथ भी इसे लिखने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, तो ढांचागत ताकत से मतलब है कि जो एजुकेशन से स्ट्रक्चर बना हुआ है कैसे है वो। जैसे एक डिग्री हम ले लेते हैं एग्जाम्पल MBA। ठीक है, आप सब ने सुना होगा कि किसी को भी सुनते हैं क्या कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं। MBA की फुल फॉर्म क्या होती है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आप देखेंगे तो अमेरिका ने सबसे पहले ये बताया कि जो बिजनेस होता है उसके लिए भी एक बिजनेस जो होता है वो एक पैसा होता है। ठीक है, इसके लिए भी स्किल्स डेवलपमेंट होने चाहिए, और वो स्किल डेवलपमेंट कब होंगे, जब कोई क्या करेगा, MBA करेगा। ठीक है, इसके लिए कोई एक डिग्री होनी चाहिए, और वो डिग्री किसी भी विश्वविद्यालय से ली जा सकती है। इसी आधार पर अगर आप देखेंगे तो अमेरिका का पूरे विश्व में, अमेरिका में पहला बिजनेस स्कूल खुला था 1881 में। ठीक है, और उसके बाद 1900 में पहली बार अमेरिका ने MBA करवाना शुरू कर दिया। अब आप अमेरिका की छाप देखिए, जब अमेरिका ने अपने यहाँ MBA को मान्यता दी और कहा कि व्यवसाय के लिए भी एक डिग्री होनी चाहिए, और कौन सी डिग्री, MBA होनी चाहिए, तो पूरे विश्व में MBA की क्या होगी, लहर दौड़ पड़ी। और आज ऐसा कोई भी देश नहीं है जो MBA ना करवाए। तो ये क्या है, इसकी एक ढांचागत ताकत है कि अमेरिका जो करवाना चाहिए, जो बोल दे, सभी वो क्या करके ही रहेंगे। ठीक है, अगर अमेरिका ने कर दी तो क्या है, वो जरूरी है। तो MBA आज आप देखते हैं हर विश्वविद्यालय से हो सकता है, हर देश इसको क्या करवाता है, MBA को करवाता है। तो ये क्या है, अमेरिका की एक ढांचागत ताकत है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अमेरिका का सांस्कृतिक वर्चस्व। ठीक है, उसका सांस्कृतिक वर्चस्व कैसा है। अगर आपने देखा होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके तुरंत बाद शीत युद्ध स्टार्ट हो गया था। ठीक है, जब शीत युद्ध स्टार्ट हो गया था तो जो अमेरिका गुट था वो पश्चिमी गुट में था। ठीक है, वेस्टर्न कंट्री अमेरिकी गुट में थी। इसके बाद बच जाता है USSR। तो USSR में सारे पूर्वी देश आते थे। ठीक है, तो इन पूर्वी देशों में पहले से ही जो अमेरिका की संस्कृति है और विचारधारा है उसके प्रति इनका लगाव पहले से ही था। ठीक है, पूर्वी देशों का इसके प्रति लगाव पहले से ही था। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो जो अमेरिका की संस्कृति है, उसकी जो विचारधारा है, उसकी वेशभूषा है, भाषा है, ये विश्व के सभी देश इसको अपनाने लग गए हैं। ठीक है, भारत को ही ले लीजिए तो सबसे ज़्यादा अगर आप प्रभाव देखेंगे वेशभूषा में, भाषा में, और जो उनकी एक आइडियोलॉजी है वो सब किसकी तरह होती जा रही है, अमेरिका की तरह होती जा रही है। और सबसे ज़्यादा जो वर्कर्स होते हैं या जो जॉब करने के लिए जाते हैं इंडिया के, वो कहाँ जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं। आगे हम देखेंगे जब भारत और अमेरिका के संबंध हम देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे। ठीक है, यानी जो अमेरिका की संस्कृति है वो कैसी संस्कृति है, लुभावनी संस्कृति है। ठीक है, हर कोई इस संस्कृति के पीछे भागता है। ठीक है, चाहे आप भाषा ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, अमेरिकन इंग्लिश जो है विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है अगर आप देखें तो। ठीक है, क्योंकि जो अमेरिका की जो कल्चर है वो बहुत लुभावना है, हर कोई क्या होता है उससे अट्रैक्ट हो जाता है। अमेरिकी की संस्कृति की एक खास बात और है कि ये कोई जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि आपसी सहमति से मनवाई जाती है। ठीक है, जोर जबरदस्ती नहीं की जाती है बल्कि कैसा होता है, आपस में सहमति से। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, इस संस्कृति की तरफ भागते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बताएंगे कि सांस्कृतिक वर्चस्व अमेरिका का विश्व में किस प्रकार से है। ठीक है, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब शीत युद्ध का दौर था यहीं से अमेरिकी संस्कृति और विचारधारा को लोगों ने पसंद करना शुरू किया। पूर्वी देशों ने पहले प्रारंभ किया और बाद में वो लैटिन अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, एशिया हो, जो भी पूरे विश्व में देश हैं वो सब अमेरिका का जो कल्चर है उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अमेरिका का जो वर्चस्व है क्या उसके रास्ते में कोई रुकावट है या नहीं, ये हम देखते हैं।
ठीक है, अब देख लेते हैं अमेरिकी महाशक्ति के मार्ग में कौन कौन से अवरोध हैं। ठीक है, कौन कौन सी रुकावटें हैं। पहला अगर आप देखेंगे, इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई चीज़ें हैं कि जो अमेरिका जो महाशक्ति है, इसको महाशक्ति बने रहने में कोई रुकावटें पैदा हो रही हों, तो ये हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से रुकावटें हैं जो अमेरिका को महाशक्ति बने रहने से रोक सकती हैं। ठीक है, पहला मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की जो संस्थागत बनावट है, उसकी इंस्टीट्यूशनल जो डिज़ाइन है, ठीक है, उसका जो शासन बना हुआ है, उसका जो डिज़ाइन है, वो कहीं ना कहीं अमेरिकी महाशक्ति को रोकता है आगे आने वाले टाइम में। क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखेंगे, शासन के जो तीनों अंग होते हैं उन सब में पृथक्करण पाया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ वहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। ठीक है, भारत में क्या है, संसदीय व्यवस्था है और उसमें क्या है, शक्तियों का केंद्रीकरण है। ठीक है, शक्तियों का जो है केंद्रीकरण है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अगर आने वाले टाइम में देखेंगे आप, तो अमेरिका की जो कार्यपालिका है, वो अमेरिकी की जो सैन्य शक्ति है और जो बेलगाम सैन्य शक्ति है, उस पर अपनी अंकुश लगा सकता है वो। ठीक है, तो इसलिए जो अमेरिका की संस्थागत बनावट है, वो भी उसके लिए क्या है, एक अवरोध है। ठीक है, एक रुकावट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ध्यान रखिएगा, सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र है और उनमें क्या है, शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है। ठीक है, यानी तीनों की अपनी अपनी शक्तियां हैं। दूसरी रुकावट है कि अमेरिका के समाज की उन्मुक्त सोच, फ्री थिंकिंग ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। ठीक है, जो अमेरिका की सोसाइटी है, उसकी सोच कैसी है, फ्री है। अगर आप देखेंगे तो वहाँ की जनता में जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, उसके माध्यम से बहुत ज़्यादा जागरूकता है। ठीक है, जब उसके पास बहुत ज़्यादा जागरूकता, एक तो अमेरिका ने खुद ही इतनी टेक्निक्स दी हैं पब्लिक को कि उनके पास क्या आ जाती है, हर इंफॉर्मेशन आ जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो अमेरिका की जो शासन और उद्देश्य हैं और उनका जो काम करने का जो ढंग है, वो पब्लिक को बहुत बार पसंद नहीं आता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो पब्लिक को क्या नहीं आता है, उनके काम करने का ढंग और उस सरकार के उद्देश्य क्या है, वो किस प्रकार से अपना काम करेगा, ये भी जनता इन सब को जानती है। ठीक है, धीरे धीरे उनकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा फ्री होती जा रही है और धीरे धीरे वो छोटे छोटे मुद्दों में जनमत संग्रह बना लेते हैं। ठीक है, यानी आम जनता का क्या मत है इस चीज में जो सरकार कर रही है, वो अपना जनमत बना लेते हैं। ठीक है, मैं आपको एक दो एग्जाम्पल बताऊंगी कैसे। आप जानते हैं अफगानिस्तान और इराक पर अमेरिका का गुस्सा बार बार फूटा है। ठीक है, चाहे वो खाड़ी युद्ध में ले लो या अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान के ठिकाने से संबंधित ले लीजिए, तो अमेरिका का हमेशा इन दो देशों में बहुत ज़्यादा गुस्सा फूटा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर द्वितीय खाड़ी युद्ध में देखेंगे, चलिए पहला खाड़ी युद्ध तो मान लिया कि इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था, तो उस कुवैत को स्वतंत्र कराने के लिए था। ठीक है, दूसरा अगर आप देखें तो इराक में जब द्वितीय खाड़ी युद्ध हुआ तो मैंने बताया था कि उसका मकसद क्या था। ठीक है, अफगानिस्तान में मिसाइल से हमले हुए थे, साथ ही अफगानिस्तान में हमला करवाया गया था। ठीक है, अमेरिका के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जब ये हमले हुए थे और इसमें बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाने लग गए, और उसके बाद अगर आप देखेंगे धीरे धीरे मीडिया, सोशल मीडिया ने अमेरिका की जनता को बताया, उनको पता चला कि किस प्रकार से अमेरिका इन गरीब देशों का, इन जो कमज़ोर देश हैं, इनका फ़ायदा उठा रहा है। उसके जो संसाधन हैं उन देशों का, उनका उपयोग करने के लिए अमेरिका किस प्रकार से इनका फ़ायदा उठा रहा है, और इसकी सज़ा कौन भुगत रहे हैं, वहाँ के नागरिक, वहाँ के जो सिटीज़न हैं, जो आम नागरिक हैं, उनको इनकी सज़ा मिल रही है। तो जब अमेरिका की जनता ने ये देखा तो उसने अपनी सरकार पर क्या करा,
प्रेशर बनाया, ठीक है, दबाव दिया कि आप यहाँ से या तो अपनी सेना या तो युद्ध विराम कीजिए या अपनी सेना को कम कीजिए या उनका जो यहाँ पर शोषण किया जा रहा है उसको कम कीजिए आप, ठीक है, क्योंकि जनता अब सब जानने लग गई है। तो कहीं ना कहीं अमेरिकी जनता के कारण जो युद्ध हुए हैं वो बंद हुए हैं या इन देशों के जो शोषण हुए हैं वो कम हुए हैं। तो ये अमेरिकी जनता की एक सोच पे डिपेंड करता है, उनकी जनमत संग्रह पे, कि वो अपने जनमत संग्रह के माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा अवरोध देख लेते हैं हम। पहले दो अवरोध हमने देख लिए कि अमेरिका की जो संस्थागत बनावट है वो किस प्रकार से है। दूसरे में हमने देखा कि अमेरिका के जो लोग हैं उनकी सोच बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, तो वो अब किसी भी मुद्दे को जो गलत हो रहा है उसको बता सकते हैं जनमत के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट है, एक ऐसी और ताकत है जो अमेरिका को महाशक्ति बनने से रोक सकती है, तो वो है नाटो, ठीक है। नाटो क्या है ये हम पहले पढ़ चुके हैं शीत युद्ध के दौर में, तो उसमें हमने देखा था, ठीक है। जो नाटो है ये आपको पता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो पश्चिमी जो उनका एक जो समूह है उसमें क्या है बहुत सारे देश हैं, और माना जाता है कि अमेरिकी वर्चस्व को अगर कोई ख़त्म करेगा तो आने वाले टाइम पे ये नाटो ही करेगा, ठीक है। कैसे करेगा? नाटो ही इसको समाप्त करेगा, ठीक है, क्योंकि इन देशों में जो है वो ऐसी अर्थव्यवस्था है जो कैसी है, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था है, ठीक है। ये हमने पहले देखा था उदारीकरण वाले में। इसके साथ अगर आप देखेंगे तो नाटो में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अमेरिका को बहुत सारी चीज़ों में रोक सकते हैं, चाहे वो सैन्य क्षमता हो, आर्थिक आधार पर हो। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आने वाले टाइम में नाटो भी इसके वर्चस्व को कुछ कम कर सकता है, ठीक है। तो ये थे अमेरिकी महाशक्ति के अवरोध, ठीक है, इसके मार्ग में आने वाली रुकावटें। अगर ये 5 नंबर में या 2 नंबर में आता है तो आप उसको उसी हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। इससे अगर क्वेश्चन भी पुटअप हो सकते हैं, 1 लाइनर भी, तो वो भी आप क्लियर करेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं कि अमेरिका से भारत के संबंध कैसे हैं, ठीक है। अमेरिका और भारत के जो संबंध हैं वो कैसे हैं हम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अमेरिका और भारत के संबंध पर आप टिप्पणी लिखें या इसको विस्तृत से समझाएं, ठीक है। तो आप इसमें अपने विचार भी लिखेंगे जो आप देखते हैं टीवी में, न्यूज में। आपको भी आप एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको हमेशा न्यूज़पेपर भी पढ़ने चाहिए, क्या क्या देश विदेश में घटित हो रहा है इन सब पे नज़र होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप अपनी सोच से भी कुछ लिखेंगे। हर बार आप किताब से रटा हुआ नहीं लिख सकते हैं या किताब में जो लिखा है वही नहीं लिख सकते हैं, अपनी सोच के माध्यम से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप अपना भी ऐड करेंगे जो आप सोचते हैं, जो आप देखते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं बेसिक चीज़ें, भारत और अमेरिका के संबंध किस प्रकार से हैं। हम यहीं सब चीज़ें कोल्ड वॉर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहीं से अगर आप देखेंगे तो यहीं से सबके रिश्तों का पता चला है, शीत युद्ध के दौर से ही, ठीक है। आपने देखा था कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, उस समय भारत ने अमेरिकी गुट के विरुद्ध खड़ा हो गया। कैसे? जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद भारत के पास ऑप्शन था कि वो अमेरिकी गुट में जाए या वो सोवियत संघ के गुट में जाए, लेकिन अमेरिका इन दोनों गुट में नहीं गया, ठीक है। ज़्यादातर अमेरिका को ये विश्वास था कि भारत अमेरिकी गुट में आकर शामिल होगा, लेकिन भारत ने क्या कर दिया, यहीं पर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन चला दिया। और ऐसे स्वतंत्र देश जो नए नए स्वतंत्र हुए हैं और इन दोनों गुटों में नहीं शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए क्या बना दिया, एक अलग मूवमेंट चला दिया। तो देखिए आप, भारत अमेरिकी गुट के विरुद्ध खड़ा हो गया था शीत युद्ध के टाइम से ही, ठीक है। अगर आप देखेंगे जब कोल्ड वॉर चल रहा था उसी के दौरान अगर आप देखेंगे तो भारत की जो दोस्ती हो गई थी वो किससे हो गई थी, सोवियत संघ से हो गई थी, यूएसएसआर से हो गई थी, ठीक है। कैसे? जैसे भारत और रूस की जो मित्रता हुई थी वो 1971 में एक संधि हुई थी, इनकी मित्रता संधि जो होती है, ठीक है, सॉरी मित्रता समझौता जो हुआ था इनका 1971 में हुआ था। अब आप देखेंगे कि जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, ठीक है, पूरे विश्व के लिए एक अकल्पनीय घटना थी 1991 में, जब 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पूरे विश्व का अंतर्राष्ट्रीय जो माहौल है वो परिवर्तित हो गया।
अब सारे देश जिनकी दोस्ती यूएसएसआर से थी या जो उस गुट में शामिल थे, उनके लिए स्थिति हो गई कि इस दौर में अब हम कहाँ जाएं। 1991 और 92 की जो स्थिति है, इस दौर में अब कहाँ जाए। शीत युद्ध भी समाप्त हो चुका है, कोई गुट नहीं बचे हुए हैं। अब भारत के लिए क्या रास्ता था? भारत सीधे जाके अमेरिका के साथ शामिल नहीं हो सकता था, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे 1991 और 92 में भारत ने अपनी इकोनॉमी में, अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसमें उदारीकरण किया, ठीक है। उसमें जब उदारीकरण किया उसने, तो अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, उसने उसको विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया। ग्लोबल इकोनॉमी से भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ दिया और अपने मार्केट, ठीक है, अपना जो बाजार है वो दूसरे देशों के लिए भी व्यापार करने के लिए खोल दिया। तो इसमें क्या हो गया कि इनडायरेक्टली करा हमने ये काम। हमने ये नहीं कहा कि हम अमेरिका के मित्र बन रहे हैं या हम अमेरिका के गुट में जा रहे हैं, लेकिन हमने जब ये उदारीकरण किया तो इसका मतलब ही क्या है, हमने अपने बाजारों को खोल दिया। तो अब अमेरिका भी व्यापार करने के लिए आएगा और हम अपने राष्ट्रीय हित के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो हमें प्रॉफिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उन देशों में हम अपने संबंध स्थापित करेंगे। तो आपने देखा है कि जो भारत है और अमेरिका है उसके संबंध लगातार अच्छे होते गए, ठीक है। साथ ही जो उदारीकरण भारत ने किया वो अमेरिका के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कई देशों के साथ भारत के बहुत अच्छे आर्थिक सहयोग रहे, यानी उदारीकरण भारत के लिए अच्छा साबित हुआ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि पिछले कुछ सालों में अमेरिका और भारत के बीच कैसे कैसे संबंध हैं। तो अगर आप देखेंगे जो व्यापार है और अन्य चीज़ों को छोड़कर, ठीक है, वो तो है ही हमारे संबंध, लेकिन कुछ दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिससे अमेरिका और भारत के संबंध बने हुए हैं। पहला, प्रौद्योगिकी, जो टेक्नोलॉजी है, इससे संबंधित है। दूसरा, अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीय, ठीक है, जो NRI सेटल्ड इन अमेरिका हैं, यानी भारत के जो नागरिक जाते हैं अमेरिका में, उनसे हम बात करेंगे, ठीक है, उनकी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो दो चीज़ें डिपेंड करती हैं इनके रिश्तों में वर्तमान समय में, एक टेक्नोलॉजी और एक NRIs जो यहाँ पे जाते हैं। कैसे, वो हम देखते हैं। चलिए हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी और जो अनिवासी भारतीय हैं जो अमेरिका में हैं, उन दोनों का संबंध कैसा है। पहला हम देख लेते हैं। चलिए, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात, जो भारत का एक्सपोर्ट होता है, निर्यात होता है, उसका 65% अमेरिका को जाता है, ठीक है। एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में यानी जो काम किया जाता है कंप्यूटर में, जो थर्ड एरिया है, यानी जो तृतीय क्षेत्र है सेवा का, उसमें जो काम करता है अमेरिका में, जो निर्यात होता है, चाहे लोग जाएं कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके लोग कहाँ जाते हैं काम करने के लिए? अमेरिका में जाते हैं। यानी भारत में कितने लोगों को अमेरिका में तीसरे क्षेत्र में काम करने के लिए भेजा जाता है? सेवा के क्षेत्र में 65% लोगों को। सोचिए, 65% लोग कंप्यूटर के काम के लिए केवल और केवल कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका जा रहे हैं। कहाँ से? भारत से, ठीक है। तो है ना ये टेक्नोलॉजी वाली बात, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी के लिए कहाँ जा रहे हैं लोग? अमेरिका जा रहे हैं। ये सारे क्या हैं? अनिवासी अमेरिकी हैं, ठीक है, भारत के हैं लेकिन कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका में जा रहे हैं। दूसरा हम देखेंगे तो बोई कंपनी है, ठीक है, कहाँ की है? अमेरिका की। जो बोई कंपनी है उसमें क्या बनते हैं कि एरोप्लेन्स वगैरह के पार्ट्स बनते हैं, ठीक है। इन पार्ट्स जहाँ पे ये कंपनी है, यहाँ पर 35% टेक्निकल जो वर्कर्स हैं, तकनीकी कर्मचारी जो हैं, वो कहाँ के हैं? भारतीय मूल के हैं। कहाँ के हैं? भारतीय मूल के हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पूरी कंपनी में जो टेक्निकल हैं उसके 35% कौन है? भारतीय। अब हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमेरिका में है सिलिकॉन वैली, ठीक है। जो विश्व की सिलिकॉन वैली है वो अमेरिका में है। अब क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ है, तो वो अलग क्वेश्चन हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर केवल सिलिकॉन वैली की बात आएगी तो वो अमेरिका में है, अमेरिका की कैलिफोर्निया में, ठीक है। तो सिलिकॉन वैली में क्या होता है कि यहाँ पर एक एरिया होता है जहाँ पर बहुत सारी IT कंपनियाँ होती हैं, जैसे एप्पल वगैरह जो कंपनियाँ होती हैं, ये सब एक साथ यहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? यहाँ पे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो इस सिलिकॉन वैली में 3 लाख भारतीय काम करते हैं,
कितने लाख? 3 लाख भारतीय यहाँ पर काम कर सकते हैं। सोचिए कितनी बड़ी सिलिकॉन वैली होगी और कितने ज़्यादा वहाँ पे भारतीय काम करते हैं। तो हुआ ना, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भारत और भारत से गए हुए जो निवासी अमेरिकी हैं उनसे रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर वहाँ पर आप हाई टेक्नोलॉजी की बात करें, ठीक है, उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कुछ कंपनियां हैं। कौन से? जो अमेरिका में कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियां होंगी, हाई टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, उसमें जो 15% कंपनी है उनकी शुरुआत किसने की है? भारतीय लोगों ने, ठीक है। जो अमेरिका में बसे भारतीय हैं उन्होंने वहाँ की 15% हाई टेक्नोलॉजी कंपनियां खोली हैं, ठीक है। तो आप भारतीय लोगों की क्षमताओं को आप देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो जो अमेरिका है उसकी इकोनॉमी जो है वो भारतीयों के द्वारा चलती है, इस बात में कोई दोहरा नहीं है। क्योंकि भारत के जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, ठीक है, जितने भी टैलेंटेड हैं वो सब जाके कहाँ काम कर रहे हैं? अमेरिका में काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी अमेरिका इनको बहुत ज़्यादा मौके देता है, ठीक है। और भारत सरकार यहाँ पर ये गलती करती है कि अपने देश के लोगों को मौके नहीं देख पाती है। आप अपने आसपास या हर तरीके से देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से मौके वो खो देती हैं और ये लोग जाके दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से मजबूत बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? भारत और अमेरिका के जो वर्तमान जो रिलेशन है वो किस पे बेस्ड है? एक एनआरआईज और एक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो भारत और अमेरिका है इनके बीच जो संबंध है उसको लेकर जो बड़े बड़े विशेषज्ञ होते हैं वो क्या सोचते हैं कि जो भारत है उनको और अमेरिका को अपने संबंध कैसे रखने चाहिए, ठीक है। तो कुछ विद्वान मानते हैं या कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत अमेरिका से दूरी बनाए, ठीक है। भारत क्या करे? अमेरिका से दूरी बनाए, जितना हो सके अमेरिका से दूरी बनाए, जो कि वर्तमान में ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। अभी हमने आप ऊपर पढ़ा कि किस प्रकार से ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, व्यापार में देख लीजिए इससे ज़्यादा है, तो हम किस प्रकार से अमेरिका से दूरी बनाएं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि वो क्या कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका एक दूसरे से दूर रहें, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में भारत क्या है वो अमेरिकी वर्चस्व में ना आ जाए, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे तो पूरा विश्व अमेरिका के वर्चस्व में, भारत कोई अकेला देश नहीं है, लेकिन भारत ने फिर भी हमेशा अपनी संप्रभुता को बनाए रखा है, ठीक है। अपने जो राष्ट्रीय हित हैं या अपनी जो सुरक्षा है उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। अगर आप देखें तो कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत को अमेरिका से अपने संबंध अच्छे रखने चाहिए, ठीक है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि वर्चस्व एक अलग बात है, लेकिन जैसे व्यापारिक संबंध हो गए और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी संबंध है, चाहे यहाँ के लोग वहाँ काम करने जाते हैं या अमेरिकी कंपनी यहाँ पर खोली जाती हैं, इन सब के माध्यम से अमेरिका और भारत के जो संबंध हैं वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि भारत विकासशील देशों का एक गठबंधन बनाए, ठीक है, और ये लोग क्या करेंगे? अमेरिकी वर्चस्व का विरोध करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे? अमेरिकी वर्चस्व का विरोध करेंगे। अब देखिए आप, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम जैसे संगठन भी बना के सब देख चुके हैं, ठीक है, लेकिन उनसे क्या हो रहा है? अमेरिकी वर्चस्व तो कम नहीं हो रहा है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि अमेरिका अगर एक न्यूट्रल फॉर्म में हम देखें तो अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे बने रह सकते हैं, ठीक है। कैसे रह सकते हैं? अच्छे बने रह सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है पूरा चैप्टर, ठीक है। उन लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपके पास लिखने के लिए आ सकता है कि प्रथम खाड़ी युद्ध को समझाइए, द्वितीय खाड़ी युद्ध हो गया, अमेरिका पे जो अलकायदा ने अटैक किया था 9/11 की घटना क्या है, ये क्वेश्चन बनेंगे। वर्चस्व को समझाइए, सैन्य वर्चस्व, सांस्कृतिक, आर्थिक या ढांचागत वर्चस्व क्या है ये आप बताएंगे। भारत और अमेरिका के संबंध कैसे रहे, कैसे हैं, कैसे हो सकते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है।
साथ ही हमने देख लिया है कि जो अमेरिका है उस महाशक्ति के आगे कौन कौन सी रुकावटें आने वाले टाइम में आ सकती हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हमने पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया है। अब हम वन लाइनर क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट होंगे, कुछ आपको मैचिंग करने के लिए आ सकते हैं, कुछ क्या आ सकते हैं वन लाइनर, कोई फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। अमेरिका का वर्चस्व कब स्थापित हुआ? ठीक है, आपको पर्टिकुलर साल पूछा जाएगा तो आप कैसे देंगे उसका आंसर। ठीक है, जो अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ था वो 1991 से स्थापित हुआ था। ठीक है, शीत युद्ध के बाद से। लेकिन इतिहास में अगर आप पीछे देखेंगे तो अमेरिका का वर्चस्व हमेशा से रहा है, लेकिन जो स्थापित हुआ और पूरे विश्व को दिखा वो 1991 के बाद दिखा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम किससे संबंधित है? ठीक है, जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम है वो किससे संबंधित है? आतंकवाद की समाप्ति से संबंधित है। ठीक है, हमने पीछे इस पे पूरा डिस्कस किया था, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है इराक ने कुवैत पर आक्रमण कब किया था? ठीक है, इराक ने कुवैत पर आक्रमण कब किया था? तो कब किया था? 1990 में। और इसी के कारण क्या हुआ था कि प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें यूएनओ और अन्य देशों ने मिलकर, यूएनओ और उसके साथ 34 देशों ने मिलकर किस पे आक्रमण किया था? इराक पर आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट है 9/11 की घटना के लिए किसे जिम्मेदार माना जाता है? ठीक है, जो अमेरिका में 9/11 की घटना है, यानी जो 11 सितंबर 2001 को हुई थी, 11 सितंबर 2001 को हुई थी, उस घटना के लिए किसे जिम्मेदार माना जाता है? तो कौन था उसके लिए जिम्मेदार? अलकायदा, जो कि क्या है? आतंकवादी संगठन है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर व पेंटागन पर हमला किस दिन हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था 11 सितंबर 2001 को, जो मैंने आपको अभी बताया कि 9/11 की जो घटना है। ठीक है, और किसने की थी ये? अलकायदा ने, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे और पेंटागन पे। ठीक है, और पेंटागन में क्या है? अमेरिकी रक्षा विभाग का क्या है? मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट है वेटन वुड प्रणाली 1944 के अंतर्गत। ठीक है, वेटन वुड प्रणाली आई थी 1944 में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 1944 में ये बनी थी। इसके अंतर्गत किसकी स्थापना की गई? तो इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड यानी मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों की जो स्थापना हुई थी वो वेटन वुड प्रणाली के माध्यम से हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा संघ या देश 1991 में अंतर्राष्ट्रीय पटल से लुप्त हो गया था? तो कौन सा? सोवियत संघ। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सब आपने पढ़ा हुआ है। यानी अंतर्राष्ट्रीय पटल से एक संगठन या देश क्या हो गया था? कहीं खो गया था, क्योंकि उसका विघटन हो गया था। और विघटन किसका हुआ था? सोवियत संघ का। नेक्स्ट है विश्व में कौन सा देश महाशक्ति के रूप में स्थापित है? ठीक है, तो वही हम पढ़ रहे हैं, कौन सा? अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल भंडारों के लिए, जो मिडिल एशिया में तेल भंडार है, मैंने पहले भी बताया था, तेल भंडारों के लिए वह इराक पर अपनी मनपसंद सरकार बनाने के लिए कौन सा युद्ध हुआ था? ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ था? द्वितीय खाड़ी युद्ध हुआ था। और किस देश के साथ? इराक। ठीक है, खाड़ी देश है। और कब? 2003 में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण ऑपरेशन जो अभियान चलाए गए थे, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, ये कभी कभी मैच करने के लिए भी आ जाते हैं। पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया था? अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान पर मिसाइल से हमले करवाए थे। कारण आप सबको पता है, क्यों? क्योंकि अमेरिका ने शक किया था कि जो अलकायदा है उसने अमेरिका के दूतावासों पर हमला करवाया था। ठीक है, तो इसी के विरोध में, इसी का जवाब देते हुए ऑपरेशन इनफाइनाइट चलाया गया था। ठीक है, इनफाइनाइट रीच चलाया गया था। किस चीज के लिए? सूडान और अफगानिस्तान पर मिसाइल हमले के लिए। चलिए नेक्स्ट है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ठीक है, इराकी फ्रीडम तो क्या है? इराक पर हमले के इच्छुक देशों का एक गठबंधन। ठीक है, यानी कौन सा युद्ध? द्वितीय खाड़ी युद्ध, सेकेंड। ठीक है, द्वितीय खाड़ी युद्ध हुआ था जब 2003 में। इसका रीजन क्या था? मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, तो वो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम था। नेक्स्ट है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम।
ठीक है, अभी हमने देखा था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। इसमें क्या था, अलकायदा व तालिबान के खिलाफ जंग, यानी आप कहें तो जो अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ था, इसके लिए जिम्मेदार माना गया था अलकायदा और तालिबान को, और कहा गया था कि अब विश्वव्यापी अभियान चलेगा आतंकवाद के विरुद्ध। और किस ऑपरेशन के माध्यम से, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो ये चलाया गया था जब पहला खाड़ी युद्ध हुआ था 1990 में, तो इसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे विश्व में अपनी सेनाओं का जाल किस देश द्वारा फैलाया गया है। ठीक है, 5 कमानें बनाई गई हैं पूरे विश्व में अपनी सेना की, किसने बनाई है, अमेरिका ने। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विश्व का कौन सा देश सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। कौन करता है, अमेरिका, और कितना करता है, 460 अरब डॉलर लगभग। ठीक है, जो कि 12 देश भी मिलकर इतना नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है, किस युद्ध में अमेरिका ने स्मार्ट बमों का प्रयोग किया था। तो किसमें किया था, प्रथम खाड़ी युद्ध में। इसको जो विशेषज्ञ थे उन्होंने क्या कहा था, पर्यवेक्षकों ने, कि ये क्या है, एक कंप्यूटर युद्ध और कंप्यूटर युग भी शुरू हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है यूएनओ, क्योंकि आपने देखा होगा इस चैप्टर में यूएनओ की भूमिका को भी देखने को मिली। ठीक है, यूएनओ यानी